The topic is reflection of waves. रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को डिफाइन किया जाए तो इट इज डिफाइंड एज बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स फ्रॉम मीडियम. बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स फ्रॉम अ मीडियम, ये हमारे पास है रिफ्लेक्शन. अब इससे मुराद क्या है कि लेट से हमारे पास कोई एक मीडियम है, चाहे वो हमारे पास रिजिड मीडियम है, वो बात की बात है, कोई भी मीडियम है. अब उस मीडियम या उस सरफेस के ऊपर हमारे पास वेव आकर टकराए और बाउंस बैक करे. अगर लेट से किसी एंगल के ऊपर हमारे पास वेव आ रही है तो ऑब्वियसली वहां पर वेव रिफ्लेक्ट भी एक सर्टेन एंगल पे करेगी. ये हमारे पास रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल है. तो अगर लेट से ये हमारे पास इंस्टेंट वेव है, इसको आई के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, तो वेव यहां से क्या करती है, वेव यहां से रिफ्लेक्ट बैक करती है. तो ये आपके पास क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी. तो ये जो बाउंस बैक करना है दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्शन. लेकिन अगर हमारे पास आगे जो मीडियम है वो मीडियम हमारे पास क्या हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, तो वेव का कुछ पार्ट जो होगा, वेव का जो कुछ पार्ट होगा वो क्या करेगा, वो उसके अंदर ट्रांसमिट भी कर जाएगा. और जब वेव का वो पार्ट ट्रांसमिट भी करेगा तो उसका पाथ चेंज होगा. और ये जो फिनोमिना मीडियम के चेंज होने की वजह से है कि जहां पर वेव ट्रांसमिट कर गई और वेव का पाथ चेंज हुआ, ये आपके पास क्या कहलाता है, ये रिफ्रैक्शन कहलाता है. तो ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने शो किया, जो मैंने येलो से, वो रिफ्लेक्टेड है, और जो मैंने राइट साइड पे शो किया वो आपके पास रिफ्रैक्टेड वेव है या ट्रांसमिटेड वेव है. अब हमारे पास जो प्रिंसिपल्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जब रिफ्लेक्शन होती है तो जो इंस्टेंट रे होगी और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी हमारे पास, उसके अंदर फेस चेंज आ सकता है. फेस चेंज आने से मुराद ये है कि हमारे पास क्रस्ट ट्रफ में और ट्रफ क्रस्ट में कन्वर्ट हो सकता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांसफर वेव है और ट्रांसफर वेव जाके रिफ्लेक्ट करती है किसी डेंसर मीडियम को. तो जब ट्रांसफर वेव किसी डेंसर मीडियम को रिफ्लेक्ट करेगी तो अगर क्रस्ट वहां टकराएगा तो वहां से जो रिफ्लेक्ट बैक करेगा वो क्या होगा, वो ट्रफ होगा. बेसिकली होता यह है कि वो जो मीडियम होता है वो पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है. और जब पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी तो हम इसको बोलेंगे कि फेज शिफ्ट हो गया. फेज शिफ्ट मींस क्रस्ट ट्रफ में, और अगर ट्रफ टकराएगा तो वो चेंज किस में हो जाएगा, वो क्रस्ट में चेंज हो जाएगा. अब जो पॉइंट्स यहां पर याद रखने वाले हैं वो क्या हैं कि हमारे पास क्या इंस्टेंट वेव और जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है, जो इंस्टेंट वेव होती है और जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आता है. तो याद रखिएगा, इंस्टेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता. ये अगर फ्रीक्वेंसी एफ है तो यहां भी फ्रीक्वेंसी एफ होगी. क्या रिफ्रैक्शन में कोई चेंज आता है? नो. मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, हम बात कर चुके हैं. मीडियम चेंज होने से मेनली जो चीज़ चेंज होती है वो आपकी स्पीड और वेवलेंथ होती है. तो अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ मीडियम चेंज हुआ, वेव ट्रांसमिट हुई, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, वो सेम होगी. तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा. नेक्स्ट पॉइंट, जो इंस्टेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव है और एक नॉर्मल लाइन है, ये तीनों चीज़ें सेम प्लेन में होती हैं. ये इंस्टेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, और अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो नॉर्मल लाइन, इंस्टेंट और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों सेम प्लेन में होंगी. सेम प्लेन का मतलब है कि फर्ज करो एक्स वाई प्लेन है तो ये एक्स वाई प्लेन में होंगी. अगर वाई जी प्लेन में है तो ये हमारे पास वाई जी प्लेन में होंगी. और एक और चीज़ आप मैट्रिक में पढ़ते हो कि जो इंस्टेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, इसका एंगल सेम होता है हमेशा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये बातें बेसिक बातें हैं जो हमें रिफ्लेक्शन के हवाले से याद रखनी है. ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तीनों रेस इंस्टेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल ये सेम प्लेन में होती हैं, और उसके अलावा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल हमारे पास इंसिडेंस, ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा हमारे पास सेम होंगे. अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ कि क्या फेज शिफ्ट होगा या फेज शिफ्ट नहीं होगा. क्या फेज शिफ्ट होगा या फेज शिफ्ट नहीं होगा. अब उसकी तरफ आता हूं. मैं ट्रांसमिटेड को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ट्रांसमिटेड के अंदर हमने
यहाँ पर डिस्कशन नहीं करनी क्योंकि वो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। लेकिन एक बात हम ये ज़रूर कर चुके हैं जो ट्रांसमिटेड वेव है उसके बारे में, कि जब ट्रांसमिशन होती है या रिफ्लेक्शन होती है तो वहाँ पर आपकी जो वेवलेंथ है और जो स्पीड है वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेव चेंज हो रही होती है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर साउंड होगा तो उस पे इफेक्ट मीडियम चेंज होने से कुछ और होगा, और अगर लाइट होगा तो उस पे चेंज कुछ और होगा। इसको मैं ब्रीफली अगर आपको बताऊं तो आप लोगों ने पढ़ा था कि साउंड जब डेंसर मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ बढ़ती है, और लाइट अगर डेंसर मीडियम में जाए तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ कम होती है। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पर रिवाइज करने के लिए मेंशन कर दूं कि जब रेयर मीडियम आएगा तो रेयर मीडियम में साउंड की स्पीड भी इंक्रीज करेगी और साउंड की वेवलेंथ भी इंक्रीज करेगी। फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही सेम है, लेकिन लाइट जब रेयर मीडियम में जाता है, सॉरी, स्पीड और वेवलेंथ कम होती है साउंड की, और लाइट जब रेयर मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ दोनों ज़्यादा होती हैं। और अगर हम डेंसर मीडियम की बात करते हैं कि डेंसर मीडियम में ट्रांसमिटेड वेव है तो साउंड की स्पीड और साउंड की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और लाइट की स्पीड और लाइट की वेवलेंथ क्या होगी? वो कम होगी। ये तो प्रॉपर्टीज ट्रांसमिटेड से रिलेटेड जो हम कर चुके हैं कवर पहले ही। और ये जिस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे होते हैं वो फार्मूला क्या होता है? दैट फार्मूला इज v इज इक्वल टू एफ टाइम्स लेमडा, जहाँ v का और लेमडा का आपस में रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। और फ्रीक्वेंसी क्या रह रही है? वो सेम रह रही है। अब हमने पर्टिकुलरली यहाँ जो बात करनी है वो रिफ्लेक्शन से करनी है। तो रिफ्लेक्शन जब होगी तब क्या होगा, तो उसको हम एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि हमारे पास जो बिहेवियर होगा वो आपके पास डिपेंड करेगा मीडियम या सरफेस के ऊपर, कि जहाँ से वो रिफ्लेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि क्या फेज शिफ्ट हो रहा है या फेज शिफ्ट नहीं हो रहा। तो टेबल ड्रॉ करते हैं। उस टेबल के अंदर जो चीज़ें हमने मेंशन करनी है वो क्या है? सबसे पहले मैं मीडियम को मेंशन करूंगा जहां से हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही है। उसके बाद मैं वेव की नेचर को मेंशन करूंगा कि वो वेव हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है। उसके बाद हम बात करेंगे फेस चेंज की, कि ओवरऑल फेस चेंज कितना होगा, क्या 0 होगा या 180 डिग्री होगा। 0 का मतलब होता है नो फेज शिफ्ट, ठीक है, और 180 डिग्री का मतलब क्या है कि हमेशा आपके पास क्रस्ट ट्रफ में और ट्रफ क्रस्ट में चेंज होगा। इसके अलावा हम यहाँ दो चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं कि टाइम में क्या चेंज आया और पाथ में क्या चेंज आया। टाइम में क्या चेंज आया और एंड में पाथ में क्या चेंज आया, क्योंकि हमने टाइम डिफरेंस और पाथ डिफरेंस इन दोनों को पहले डिस्कस किया हुआ। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछे जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेबल को फिल करना। पहला आपके पास पॉइंट जो यहाँ पर है, मीडियम, किस मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रही है। अब उसमें हमारे पास दो एंड आएंगे। एक हमारे पास जो मीडियम है वो डेंसर है। अब जो डेंसर से मुराद याद रखिएगा कि फिक्स एंड होगा। डेंसर या आपके पास वो फिक्स एंड होगा, मतलब रिजिड एंड होगा, उसके अंदर किसी भी तरह की फ्री मोशन नहीं होगी। जैसे दीवार है, दीवार के साथ एक रस्सी को फिक्स कर दिया जाए तो वो रिजिड एंड है। और दूसरा हमारे पास जो मीडियम जहाँ से रिफ्लेक्शन की बात हम करते हैं वो रेयर है। और रेयर मीडियम के अलावा इसको हम फ्री एंड भी कह सकते हैं, कि यानी वहाँ पर हमारी फ्री मोशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोनों को डिफ्रेंशिएट करके यूँ बताता हूँ कि एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को आपने रस्सी के साथ या एक रॉड के साथ फिक्स किया हुआ, तो ये आपका अब रिजिड एंड है। लेकिन अगर आप क्या करो, आप जो रस्सी है उसके एंड में एक लूप बनाओ यूं, और लूप बनाकर उसको उस रॉड में से पास करवा दो, तो अब ये रिजिड एंड नहीं होगा, ये आपका फ्री एंड होगा। ये आपका रिजिड एंड नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? फ्री एंड होगा। जब रस्सी के अंदर आप कोई भी जर्क प्रोड्यूस करोगे, कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करोगे, तो जो आपने ये लूप बना दिया, ये सर्कल बना दिया, वो फ्रीली उस रॉड में क्या कर रहा होगा? अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा। मतलब पहले केस में आपने रस्सी को बांध दिया यूं, और दूसरे केस में आपने बांधा नहीं, एक लूप बनाकर उसके स्ट्रिंग को उस रॉड के अंदर छोड़ दिया। तो पहले केस में जब आप यहाँ जर्क प्रोड्यूस करोगे वो फ्रीली मूव नहीं करेगा, तो ये फिक्स एंड है।
इस फिक्स एंड को हम कहेंगे कि ये आपका डेंसर मीडियम है जो रिजिड एंड होगा। दूसरे केस के अंदर आपने उसको फ्री कर दिया, जब फ्री कर दिया तो वो आपके पास लूप जो होगा वो फ्री टू मूव होगा, और जब वो फ्री टू मूव होगा तो फिर ये डेंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये क्या कंसिडर किया जाएगा, ये रेयर मीडियम कंसिडर किया जाएगा। आप एयर के मुकाबले में वाटर को देखो, एयर के मुकाबले में ग्लास को देखो, ये दोनों डेंसर है। वाटर के मुकाबले में एयर रेयर है, लेकिन वाटर के मुकाबले में ग्लास क्या है, वो डेंसर है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं वेव के बारे में, किस वेव की रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास दो तरह की वेव्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या लॉन्गिट्यूडनल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव रिफ्लेक्ट हो तब क्या होगा, या फिर क्वेश्चन आपका आता है ट्रांसवर्स से रिलेटेड कि अगर ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट हो तब क्या होगा। दोनों के आंसर आपको पता होने चाहिए। जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव रिफ्लेक्ट करेगी किसी रिजिड मीडियम से, तो याद रखिएगा हमारे पास कंप्रेशन रिफ्लेक्ट होगा एज रेयरफेक्शन, मतलब कंप्रेशन टकराएगा, रेयरफेक्शन वापस आएगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, अगर कंप्रेशन एज रेयरफेक्शन तो फिर रेयरफेक्शन एज कंप्रेशन। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेशन ने रेयरफेक्शन में और रेयरफेक्शन ने कंप्रेशन में चेंज होना। लेकिन अगर फ्री एंड होगा, वो पार्टिकल फ्रीली मूव करेगा, तो फिर किसी भी तरह का चेंज नहीं आता। फिर हमारे पास कंप्रेशन जो होता है वो कंप्रेशन में ही वापस रिफ्लेक्ट करता है, कंप्रेशन कंप्रेशन में रिफ्लेक्ट करता है, और सिमिलरली जो आपका रेयरफेक्शन होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा एज रेयरफेक्शन, मतलब कोई चेंज रिफ्लेक्शन के बाद नहीं आएगा। अब आ जाए ट्रांसफर वेव की। अब ट्रांसफर वेव में क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, तो यहां पर आप क्या कहोगे, जब फिक्स एंड होगा तो क्रस्ट टकराएगा और वो वापस आएगा ट्रफ की तरह। मैं भी डायग्राम ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा आपको, जैसे यहाँ लेफ्ट साइड बनी भी हुई है, एंड वाइस वर्सा। और अगर ट्रफ टकराएगा तो ट्रफ टकरा कर वापस क्रस्ट की फॉर्म में आएगा। लेकिन फ्री एंड होगा, पार्टिकल फ्रीली मूव कर जाएंगे, तो किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, तो फिर क्रस्ट हमारे पास क्रस्ट ही रहेगा, और आपके पास जो ट्रफ है वो रिफ्लेक्ट होकर ट्रफ ही रहेगा, तो नो चेंज। अब आ जाए इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे एग्जामिनर पूछता है, बजाय क्रस्ट क्रस्ट में रहेगा, ट्रफ ट्रफ में रहेगा, वो इस बात को यूं पूछेगा कि फेज में क्या चेंज आएगा। देखो बच्चे, जब आपका क्रस्ट ट्रफ में, ट्रफ क्रस्ट में चेंज हो गया, तो आप लोग जानते हो कि क्रस्ट और ट्रफ के अंदर जो ओवरऑल फेज का डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है। क्रस्ट और ट्रफ में जो फेज का डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ जो फेज चेंज आएगा वो कितना आएगा, वो आपके पास 180 डिग्री का आएगा, मीन्स पाए का। तो पाए यहाँ लिखेंगे, और पाए के अलावा आप क्या लिखेंगे इसको, 180 डिग्री। दूसरी तरफ जब हम बात करेंगे रेयर मीडियम की, तो उसमें कोई फेज चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पर सिंपली आप कह दोगे 0 डिग्री, या फिर आप कह दोगे नो चेंज, कि हमारे पास 0 डिग्री है, या एज सच कोई भी चेंज नहीं आ रहा। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम में क्या चेंज आएगा, जिसको हम टाइम डिफरेंस की बात कर सकते हैं। तो बच्चे, आपने जब बात कर ली कि फेज में कितना डिफरेंस आया, इसको चेंज इन फेज या फेज डिफरेंस कह सकते हैं, तो आप टाइम डिफरेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हो और पाथ डिफरेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि हमारा जो 2 पाई है दैट इज इक्वल टू लेमडा एंड दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड। तो पाई किसके इक्वल होगा, पाई लेमडा बाय 2 के इक्वल होगा या टी बाय 2 के इक्वल होगा। तो यही आपका आंसर है कि जब हमसे पूछा गया टाइम डिफरेंस के बारे में, तो जहां पाए वहां टी बाय 2, और जहां पाथ डिफरेंस वहां लेमडा बाय 2, और जब चेंज नहीं आया तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी क्या आएगा, वो 0 के इक्वल आएगा। तो ये एक ओवरऑल टेबल के अंदर ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है कि जब वेव किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है तो क्या उसमें कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा, तो वो डिपेंड करेगा उस मीडियम के ऊपर। अब क्रस्ट के ट्रफ में कन्वर्ट होने का मतलब पता होना चाहिए आपको कि अगर ये वेव हमारे पास ट्रांसफर हो रही है एक मीडियम में और आगे जाकर किसी रिजिड एंड से टकराती है, तो वो रिजिड एंड करता क्या है, वो रिजिड एंड उस पार्टिकल की मोशन को बेसिकली चेंज कर देता है। और जब पार्टिकल की मोशन को चेंज करता है तो जो क्रस्ट टकराया था, जब वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो वो क्रस्ट किस में चेंज हो जाएगा, वो आपके पास ट्रफ में चेंज हो जाएगा।
लेकिन इसके मुकाबले में अगर हमारा रिजिड एंड नहीं है, जो एंड मैंने पहले कंसिडर किया कि वो रिजिड है, अब वो रिजिड एंड नहीं है, सपोज कर लेते हैं कि वो फ्री एंड है या आपके पास वो रेयर मीडियम है, तो अब क्या होगा? अब अगर आपके पास जाकर बाउंस बैक करता है, टकराता है क्रस्ट, अब क्रस्ट क्या करेगा? क्रस्ट उस रेयर मीडियम के अंदर भी चेंज लेके आएगा। उस पार्टिकल की मोशंस जो होंगी, एक तरह से आप कह सकते हो कि वो फॉरवर्ड मूव कर जाएंगी और उसी तरह से वो बाउंस बैक करेंगी बैकवर्ड। जैसे एक सरफेस जो हो वो इलास्टिक हो, तो आप उसके ऊपर हाथ रखो तो वो उसी तरह से डिफॉर्म हो जाती है, दब जाती है अंदर को, और जब छोड़ते हैं वो वापस आती है। तो यही काम हमारे पास पार्टिकल्स करेंगे कि वो पार्टिकल रेयर मीडियम को मूव करवा देंगे इनवर्ड, और जब वो बाउंस बैक करेंगे तो बाउंस बैक करने की वजह से जो क्रस्ट है वो बाउंस बैक क्या करेगा? वो क्रस्ट की फॉर्म में ही करेगा, और अगर ट्रफ होगा वो ट्रफ की फॉर्म में ही करेगा। तो पहले केस में आप कह दोगे कि 180 डिग्री का फेस चेंज आया क्योंकि क्रस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो गया, और दूसरे केस में कहोगे कि हमारे पास फेस चेंज कितना आया? वो 0 डिग्री का फेस चेंज आया। ये काम जो मैंने आपको सेकंड बताया, ये काम आपका रेयर मीडियम में भी होता है और ये सेम काम आपका फ्री एंड में भी होता है। फ्री एंड का मतलब क्या बताया था आपको मैंने? कि आपके पास एक रस्सी है, उस रस्सी को यहाँ पर फिक्स ना करो, फ्री छोड़ दो। जब फ्री छोड़ दोगे तो जो जर्क प्रोड्यूस करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फ्रीली मूव करेगा। जो फ्रीली मूव करेगा तो यहाँ पर भी सेम रिजल्ट होगा कि किसी भी तरह का फेस चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रांसफर वेव रिफ्लेक्ट जब करती है तो फेस चेंज क्यों हुआ? मैंने आपको उसकी रीजन दे दी कि जो डेंसर मीडियम होगा वो बेसिकली उसके पार्टिकल्स की मोशन को बाउंस बैक करवाएगा। जब बाउंस बैक करवाएगा तो हमने ऊपर पढ़ा इंस्टेंट और रिफ्लेक्टेड वाला कॉन्सेप्ट। तो वहां पर जिस एंगल पे उसने आना है वो इंस्टेंट है, उसके बाद रिफ्लेक्ट करना है, जब रिफ्लेक्ट करेगा तो वो डाउनवर्ड चला जाएगा। जैसे एक बॉल को दीवार के साथ हिट करवाओ, अगर आप स्ट्रेट हिट करवाओगे वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी तरह से आती है, लेकिन जब आप एंगल के ऊपर हिट करवाते हो तो क्या उसकी मोशन चेंज नहीं होती? तो यहाँ पार्टिकल की मोशन जो है वो एंगल के ऊपर आप ले रहे हो, तो उसके मुताबिक ही वो बाउंस बैक करेंगे। तो बेसिकली जो भी आपके पास चेंज आ रहा है वो पार्टिकल की मोशन की वजह से आ रहा है, और ये चीज़ प्रैक्टिकली हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं कि वाकई ये चीज़ इस तरह से हमारे पास फील होती है। और ये याद रखिएगा ये सेम प्रिंसिपल लाइट के लिए अप्लाई भी होगा, क्योंकि लाइट की नेचर भी क्या है? लाइट की नेचर भी ट्रांसफर्स है। तो फिजिकल ऑप्टिक्स में जब हम न्यूटन्स रिंग का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ हम अप्लाई करते हैं कि हमारे पास अगर ग्लास है तो ग्लास के नीचे अगर एक फिक्स सरफेस है तो लाइट जब टकराएगी ग्लास से जाकर डेंसर मीडियम के अंदर तो हमारे पास क्या होगा? वहाँ फेस शिफ्ट होगा। लेकिन अगर वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स को ऐड कर देंगे तो फिर फेस शिफ्ट नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट भी यही है कि क्या रिफ्लेक्शन डेंसर से हो रही है या फिर रिफ्लेक्शन आपके पास वो रेयर मीडियम से हो रही है। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, जिसकी वजह से एज अ होल पूरा का पूरा आपके पास वेव जो है वो भी चेंज होगी। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इको से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर एज अ नोट ये बाद में मेंशन कर दूं कि इको आपके पास दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, और इको का मतलब आपको पता है कि इको आवाज का टकरा कर वापस आना। तो इको इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसमें होगा क्या? साउंड ट्रेवल कर रहा होगा और जाकर किसी सरफेस से हिट करेगा, और वो सरफेस से हिट करने के बाद वो बाउंस बैक करेगा, तो हम कहेंगे कि हमारे पास दैट इज इको। अब इको के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो टाइम से रिलेटेड होते हैं कि हमें कितनी देर के बाद आवाज़ सुनाई दी। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं कि कितनी देर के बाद आवाज़ सुनाई दी, इसमें डिस्टेंस क्या होता है? तो साउंड को डी डिस्टेंस जाने में लगा, डी डिस्टेंस आने में लगा, और साउंड की जो स्पीड है वो कितनी है? वो वी। तो जब आप एस इज इक्वल टू वी टी के रिलेशन को यूज़ करोगे और वहाँ से आपने कैलकुलेट करना होगा टाइम को कि कितनी देर के बाद आपको आवाज़ सुनाई दी, तो एस की जगह पर क्या आएगा? क्या डी आएगा? 2D आएगा। जब आप एस इज इक्वल टू वी टी से टाइम को कैलकुलेट करोगे कि कितनी देर के बाद आपको आवाज़ सुनाई दी है, इको सुनाई दिया है, तो एस की जगह डी या 2D? बिल्कुल 2D। तो यहाँ पर आपके पास 2D ओवर वी आएगा। तो जो इको से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास होते हैं जहाँ पर आपने टाइम को कैलकुलेट करना होता है, तो वहाँ पर आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि वहाँ टाइम
2d/v से कैलकुलेट होगा, क्योंकि d डिस्टेंस जाने में और d डिस्टेंस आने में। तो बताएगा कि कितना कम से कम डिस्टेंस होता है इको प्रोड्यूस करने के लिए। कम से कम हमारा डिस्टेंस कितना होता है जिसमें इको प्रोड्यूस होती है। ये नहीं है कि 1 मीटर का डिस्टेंस होगा तो इको प्रोड्यूस हो जाएगी, नो। हमारे पास इको के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज 17 मीटर। तो ये भी बात याद रखिएगा कि मिनिमम डिस्टेंस वो कितना है, दैट इज 17 मीटर। और 1 मीटर कितना होता है, वो 3.3 फीट होता है। तो अगर इससे क्लोजर होगा तो हम फिर इको को ऑब्जर्व नहीं करते।